हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। देखिए 7% की बहुत बड़ी तेज़ी है और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में लगातार गिरा है ये। अगर आप देखो तो 48 रुपीज़ से बड़ी गिरावट आई थी, 43 पे गया, एक दिन में बड़ी तेज़ी दिखाई, 45 पे आ गया, वापस से तकरीबन 6% की तेज़ी आई थी, लेकिन फिर से ये गिरावट दिखाता नजर आया, 37 पे गया था, फिर एक अटेम्प्ट करा, तेज़ी दिखाई, वापस गिरा, अब वापस आज एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने का अटेम्प्ट करा है। हालांकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 41 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 11% का डिक्लाइन ज़रूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 119-120% का ग्रोथ अभी भी है। एक बड़ी तेज़ी आई थी, अगर आप यहाँ पर देखो 18 रुपये से यहाँ पर ये 35 पे गया था, ऑलमोस्ट पैसा यहाँ पर डबल हो गया, फिर लंबे समय तक ये डिक्लाइन मोड में रहा, ठीक है, और शेयर 21 पे आया, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का और फिर लंबे समय तक 24-25 की रेंज में ये अटका रहा। और जब पिछले अगस्त और सितंबर महीने में हमने देखा कि भैया सरकारी बैंकों में बहुत बड़ी तेज़ी थी, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो ये भी भाग गया। हालांकि फंडामेंटल्स इनके बेहतर हुए ज़रूर है, एनपीए में सुधार आया ज़रूर है, वो भी एक यहाँ पर रीज़न था, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी आई, 50 रुपये पर शेयर चला गया, लेकिन अभी लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। देखो बीच बीच में कई बार इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अभी देखो नंबर्स इनके आए ज़रूर है जो कि अच्छे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लो, पंजाब नेशनल बैंक देख लो, नंबर आए थे, लेकिन बावजूद गिरावट थी यहाँ पर। तो इस बार तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू होती है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है, और पहली चीज़ है कि भैया एक बेस बनना ज़रूरी है, एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है। आज वॉल्यूम तो भैया बड़ी क्वांटिटी में थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए। और देखो जो पीएसयूज बैंक लगातार गिर रहे थे, 12-15% की गिरावट दिखा रहे थे, उसमें एक्चुअली में देखा जाए तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई ज़रूर है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में। चाहे वो बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लो, इंडियन ओवरसीज़ की बात कर लो, यूको बैंक की बात कर लो, ठीक है, तेज़ी डेफिनेटली आई है और बड़े वॉल्यूम के साथ आई है। और जहाँ तक इंडियन ओवरसीज़ की बात करी जाए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, यहाँ पर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मेरी भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात करें बाई को लेकर, देखो पहली चीज़ ये चीज़ समझनी होगी भैया कहाँ पर सस्ता है कहाँ महंगा है। नंबर्स डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर के आज ही नंबर आए हैं और अच्छे हैं, ये 5,824 करोड़ के इनके रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,427 करोड़ के थे। ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और अच्छा ग्रोथ है, और पिछले साल के 4,720 करोड़ के मुकाबले ये और भी अच्छा है। तो ग्रोथ डेफिनेटली है, चाहे आप पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, लेकिन यही सेम नतीजे आपको बाकी बैंकों के भी देखने को मिल रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि अच्छे नंबर है, जिसके चलते ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी पिछले 2 महीने में ये दिखा चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे प्रॉफिट है, 627 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 504 करोड़ था और पिछले साल 500 करोड़ का था। तो अच्छा प्रॉफिट, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक प्रॉफिट है, और मार्जिन भी इनके अच्छे खासे सुधरे ज़रूर है। उसके अलावा जो एनपीए में सुधार है, ये एक बड़ी बात है इनके लिए। अगर इंडियन ओवरसीज़ के बारे में देखिए वैल्यूएशन की, तो भैया महंगा है ये, 32 का पी है, 32 का पी है, सेक्टर पी 16 का है। तो देखा जाए तो भैया वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफ़ी महंगा है, बल्कि अपने पीयर्स के मुकाबले, जहां अगर हम देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 का पी है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5 का पी है, पंजाब नेशनल बैंक 22 का पी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8 का पी है, आईडीबीआई 18 का पी है, तो ऐसे में 32 का पी थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और देखो मैं मानता हूँ कि हेल्थ बेहतर होगी सरकारी बैंकों की, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, और यही वजह है कि इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर आपको बाकी बैंक्स अवेलेबल है, चाहे वो यूनियन बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी बात क्यों ना करें, तो वो सारे बैंक इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर है, जहाँ पर ये हम ये नहीं कह सकते कि ये महंगे हो गए। अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 96.38% की होल्डिंग है, और देखो गवर्नमेंट जो है ना वो भी लगातार कोशिश कर रही है, ठीक है, स्टेक बेचने को लेकर अच्छी तेज़ी आती है, स्टेक बेचने के लिए गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। हाल फिलहाल में कई सारी कंपनियों में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा है, रेलवे की कंपनी हो, डिफेंस की कंपनी हो, ठीक है, गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। इवन
बैंकों में भी, जो सरकारी बैंक है वहाँ पर भी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है अगर अच्छा प्राइस उनको मिल रहा है तो। और आने वाले दौर में मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर इंडियन ओवरसीज़ को लेकर अगर अच्छा हाइप बनता है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली 4-5% यहाँ पर भी बेचने के बारे में सोचेगी ज़रूर। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि कुछ कंपनियों के लिए बायर्स नहीं मिल रहे, जैसे कि अभी एमएमटीसी के साथ हुआ, ठीक है, एसटीसी के साथ हुआ कि बायर्स नहीं मिल रहे, और जब बायर्स नहीं मिलते वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करते। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। रीज़न ये है कि यहाँ पर बाद में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट दूसरा प्लान भी कर रही है सरकारी बैंकों के लिए कि भैया 2-3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाए, तो ये भी प्लान बैकएंड में चल रहा है यहाँ पर। तो वो भी देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा, बाद में जो अल्टीमेट फैसला होगा वो गवर्नमेंट ही यहाँ पर लेने वाली है। तो देखते हैं क्या होगा। बड़े बड़े फंड हाउस अगर हम देखें तो 0.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.25% डोमेस्टिक के पास है, 0.15% एफआईआई लेकर बैठे हैं। ज़्यादा कुछ क्वांटिटी अवेलेबल है ही नहीं, तो भैया जितनी मतलब जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठी है तो ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी भी नहीं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 2.13% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.32% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए नंबर्स देखा जाए तो अच्छे आए इनके क्वार्टर के, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि नंबर्स बाकी बैंकों के भी जो आए थे वो भी अच्छे ही थे, लेकिन फिर भी हमें गिरावट देखने को मिली है सब में, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और दूसरी बात जो यहाँ पर बड़ी बात है वो ये है कि एक्सपेक्टेशन अब इनसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले दौर में रिपोर्ट्स वगैरह कह रहे हैं कि देखो अभी भी 2-3 क्वार्टर अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में जो रिटेल के जो एनपीए हैं वो यहाँ पर असर दिखा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के जॉब्स वगैरह देखा जाए तो थोड़े बहुत गए ज़रूर है, और अभी भी लोग अब उस तरीके से स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, और दिक्कत है अभी भी, ठीक है, दिक्कत तो है। और काफ़ी लोगों ने भैया जिन्होंने लोन वगैरह लेके रखा हुआ होता है, ठीक है, और जब नौकरी चली जाती है लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाते, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी ने लोन लेके रखा हुआ है, ठीक है, और जॉब चली गई तो 4-5 महीने तक की तो सेविंग उसके पास होगी, इवन 6-7 महीने तक की भी होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो उसके बाद के महीनों में आती है, अगर उसको ठीक ठाक से मतलब जॉब नहीं मिल पाती दोबारा तो ये कंसर्न यहाँ पर रेज ज़रूर होगा आने वाले टाइम में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आने वाले टाइम में बनने वाली है, और जॉब्स डेफिनेटली बहुत अच्छी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट भी होगी। तो कम बैंक्स खराब नहीं है, लेकिन वैल्यूशन इसका महंगा है, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ते वैल्यूशन के ऊपर मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल रहा है, ठीक है, और भी कई सारे बैंक हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो वो और अच्छे वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है। तो यही वजह है कि इसको अभी के लिए अवॉइड करने की, बस दूर बैठे तमाशा देखो, बाकी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।